बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 मियोसिस। अच्छा बेटा, मियोसिस के बारे में बताने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं, अच्छी तरह से ज़रा समझिएगा। अगर इस चीज़ की आपको समझ लगेगी तो आपको ये आगे ये सारे प्रोसेस की समझ लगेगी। और दूसरी बात ये कि ये आपकी बेसिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। और बेटा अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं लगेगी प्रॉपर तो आगे भी फिर हायर क्लास में भी नहीं समझ लगेगी, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। अच्छा बेटा देखें, हमारी बॉडी में ना क्रोमोसोम्स होते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि हमारी बॉडी में एक मटेरियल होता है सेल के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे कॉन्सिस्ट करता है और ये तब हमें नज़र आता है माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब हमारा सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज़ में नहीं होता, सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, नॉर्मली बड़ा होता है। लेकिन जब ये सेल डिवाइडिंग फेज़ में जाता है बेटा तो ये क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो 46 क्रोमोसोम्स है ना बेटा, एक क्रोमोसोम की शेप इस तरह की होती है। ये एक क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम के पास दो चीज़ें होती हैं, दरमियान में एक सेंट्रल पार्ट होता है, इसको हम लोग जो है वो सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। और एक ये जो है वो आर्म लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमाटिड, ठीक है। एक क्रोमाटिड होता है। कितने क्रोमाटिड होते हैं? एक क्रोमोसोम के पास, जब वो कहाँ पे है? नॉन डिवाइडिंग फेज में, ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहा, तो एक क्रोमाटिड मौजूद होता है। अब बेटा दूसरा जो क्रोमोसोम है ना उसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह की होगी, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तीसरा जो क्रोमोसोम है हो सकता है उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की हो, ठीक है। चौथा क्रोमोसोम जो है हो सकता है उसकी शेप जो है वो इस तरह की हो, ठीक है। तो इस तरह के ना बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। अच्छा, अब दूसरी मेन चीज़ मैं बताने लगूँ आपको। एक क्रोमोसोम अगर इस तरह का है ना हमारी बॉडी में, अब ये सारी बात मैं तब कर रहा हूँ बेटा जब हमारा सेल डिवाइड नहीं हो रहा। बार बार बता रहा हूँ सेल डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होगा ना क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे। अभी क्रोमोसोम्स डबल नहीं हुए, ये नॉर्मल फेज में है। जब हमारा सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो उस फेज में इस तरह का अगर एक क्रोमोसोम पाया जा रहा है ना बेटा, तो इसके साथ में एक इस तरह का और भी होगा, ठीक है। इस तरह का एक क्रोमोसोम है ना, तो इसके साथ में जो है वो एक क्रोमोसोम इस तरह का और भी होगा, इसके साथ अटैच नहीं होगा, अलग अलग, ये दो अलग, ये दो अलग, इस तरह। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों क्रोमोसोम्स को कहते हैं हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दो क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं? दो। अब ये मैंने यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम्स बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर पेयर्स की बात करें, ये एक पेयर, ये एक पेयर, और इसके साथ भी इस तरह से एक पेयर मौजूद होगा इसका, और इसके साथ भी जो है वो पेयर की फॉर्म में एक जो है वो क्रोमोसोम मौजूद होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 23 पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के हमारी बॉडी के अंदर व्हेन आवर सेल इज ऑन नॉन डिवाइडिंग फेज। अब एक सेल जो है वो हमारा किस फेज में है बेटा? नॉन डिवाइडिंग फेज में है, ठीक है। अब जब सेल डिवाइडिंग फेज में जाता है ना बेटा, तो डिवाइडिंग फेज में जाके इनके साथ फिर और जो है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। ये इसके साथ डबल हो जाते हैं, और जो डबल होता है ना वो इसके साथ अटैच हुआ होता है। ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, इसी तरह से इसके साथ भी अटैच होकर बन जाएगा, इसी तरह से इसके साथ भी अटैच होकर बन जाएगा, इस तरह से इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। टोटल कितने क्रोमोसोम्स बन जाएंगे? 92। अब ये जो एक क्रोमोसोम मैंने बनाया ना, इसको फिर एक क्रोमोसोम इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि आपस में अटैच है। इस एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमाटिड्स हैं, एक ये क्रोमाटिड है, एक ये क्रोमाटिड है। और नॉर्मली मैंने बताया जब हमारा सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तब उसके पास कितने क्रोमाटिड्स होते हैं? एक क्रोमाटिड होता है, ठीक है। अब समझ आपको प्रॉपरली लग गई होगी कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है इन डिवाइडिंग फेज और इन नॉन डिवाइडिंग फेज। अब देखें कि ये जो दो क्रोमोसोम्स दो डबल हुए हैं ना बेटा, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इस एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमाटिड्स हैं, इस एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमाटिड्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इस एक के पास जो है वो ये दो क्रोमाटिड्स हैं, इस एक के पास भी क्या हैं? दो क्रोमाटिड्स हैं। इसी तरह से ये भी डिवाइड हो जाएंगे, ये भी डिवाइड हो जाएंगे, मतलब डुप्लीकेट हो जाएंगे। अच्छा, तो अब मियोसिस की बात कर लेते हैं। तो मियोसिस होती है जी हमारे जर्म लाइन सेल्स में, ऐसे सेल्स में जिनके पास जो है वो जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और बॉडी की फॉर्मेशन नहीं करते, लाइक द स्पर्म्स एंड एग्स। तो इसमें जो हेडिंग्स बनानी है हमने लॉन्ग क्वेश्चन में, उनमें सबसे पहली हेडिंग जो है वो हमने बना देनी है डिस्कवरी की। तो डिस्कवरी में बेटा आपने बता देना है कि सबसे पहले 1876 के अंदर ऑस्कर हर्ट्सविंग ने सबसे पहले सेल के अंदर जो है वो मियोसिस को डिस्कवर किया था, ठीक है। डिस्कवरी बताने के बाद ही फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। डेफिनेशन इसकी ये है बेटा कि मियोसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल इज डिवाइडेड इनटू 4 cells
एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। पहले एक सेल 2 में डिवाइड होता है, इसको मियोसिस 1 कहते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जो एक सेल है, ये 2 सेल्स हैं दोबारा से डिवाइड करते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अब इस तरह से ये होता है बेटा कि ये 46 क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में मौजूद हैं, इस तरह के क्रोमोसोम्स हैं वो इसमें 23 इसमें चले गए, 23 इसमें चले गए। अब उनमें से भी हाफ जो है मतलब दरमियान से कट होकर फिर इसमें आ जाएंगे। डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर आपको मैं बता दूंगा डायग्राम्स के साथ। अच्छा जी, अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं जी मियोसिस 1 को। मियोसिस 1 में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है जी वो होता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि प्रोफेज हमने पढ़ा था माइटोसिस का। न्यूक्लियस की इनवेलप डिसअपीयर हो जाती है, क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, जो सेंट्रियोल्स हैं वो डुप्लीकेट करके जो है वो अपोजिट साइड्स पे जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बेटा विच इज़ कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में ये होता है बेटा कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, ये देखें डुप्लीकेट हो चुके हैं, वो इंटरफेस पहले से हो चुका है, इंटरफेस वैसे ही G1 फेज, S फेज, G2 फेज सारा कुछ हो चुका है मियोसिस में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी डबल हो गए हैं, सारे ऑर्गेनेलिस भी डबल हो गए हैं, बट सब कुछ हो चुका है जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था। तो बेटा क्रॉसिंग ओवर में ये होता है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मैंने यहाँ पे इसको शेडेड इसलिए किया ताकि मैं आपको जो है वो बता सकूँ कि क्रॉसिंग ओवर बेसिकली होती क्या है। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के प्रोसेस से अटैच हो जाते हैं जी। यहाँ पे ये सारे क्रोमोसोम, जो 2 क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अटैच हो गए, ठीक है। और अटैच इस तरह से हुआ है कि दोनों के जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है ना, ये इसका नॉन सिस्टर है, ये इसका नॉन सिस्टर है। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है ना, ये आपस में अटैच हो जाते हैं, और ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो बाईवेलेंट या टेट्राइड का नाम देते हैं। टेट्राइड या बाईवेलेंट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके पास अब 4 क्रोमाटिड्स मौजूद हैं, इनमें से 2 जो हैं वो आपस में अटैच हैं। अच्छा, अब जब ये बेटा आपस में अटैच होने के बाद, अटैचमेंट का इनका प्रोसेस इसलिए होता है कि अटैच होने के बाद ये अपने सेगमेंट्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सेगमेंट्स को चेंज कर लेते हैं। आप देखें इसका जो शेडेड पार्ट था वो इस पे चला गया, और इसका जो अनशेडेड पार्ट था वो इस पे आ गया, ठीक है। अब जब ये शेडेड और अनशेडेड पार्ट को ये जो है वो एक्सचेंज करवा लेते हैं तो ये प्रॉपर तौर पे डी अटैच नहीं होते, मतलब कि किसी ना किसी पॉइंट पे आपस में अटैच रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने याद रखी है। मैंने अलग-अलग इन दोनों को इसलिए दिखाया है ताकि आपको प्रॉपर्ली बता सकूं कि ये अपना इसका जो क्या नाम है शेडेड पार्ट है वो इस पे चला गया, और इसका जो अनशेडेड पार्ट है वो इस पे आ गया। तो मैंने अलग-अलग से बेटा इसलिए दिखाया आपको ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ लग जाए। लेकिन याद रखना है ये प्रॉपर्ली इस तरह से अलग नहीं होते, प्रो फेज़ में नहीं होते, आगे जाके होंगे, प्रो फेज़ में नहीं होते। क्यों अलग नहीं होते बेटा, इसलिए ये आपस में अटैच रहते हैं। और इस क्रॉसिंग ओवर का फ़ायदा क्या है, इसका बेटा फ़ायदा ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से जो है वो चेंजिंग्स आती हैं, क्योंकि देखें इन क्रोमोसोम्स ने आगे जाके नए ऑर्गेनिज्म की फार्मेशन करवानी है, नए बेबी की फार्मेशन करवानी है। तो नए बेबी की फार्मेशन करवाने, जब वो नए बेबी की फार्मेशन करवाएगा तो उसके अंदर जो चेंजिंग्स आ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट्स, ठीक है। अगर ये क्रॉसिंग ओवर ना होती तो इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी इंसान हैं सारे एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे आदम अलैहिस्सलाम थे वैसे ही फिर उनकी औलाद होती, वैसे ही उनकी औलाद होती, वैसे ही उनकी औलाद होती। तो मतलब इस दुनिया में पाए जाने वाले सारे के सारे इंसान जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से अब ये वाला और ये वाला, ये देखें ये दोनों क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम्स डिफरेंट हैं। जब ये आगे नए ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होंगे। करैक्टरिस्टिक्स तो पेरेंट्स की हैं लेकिन चेंजिंग्स आ गई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग जो है वो नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये आपने जो है वो नोट करना है जी, क्रॉसिंग ओवर पे प्रो फेज पे अच्छी तरह से आप इसको जो है वो 2-3 दफ़ा इस लेक्चर को सुन के अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ ना समझ लगी तो फिर भी आप लोग पूछ लीजिएगा।